नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि माफिया मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस भी मंच पर जा रहे हैं तो बात माफियाओं की कर रहे हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का मुद्दा उठाया। हालांकि रायबरेली पहुंचे तब भी उन्होंने राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, और उनकी तरफ से आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया और ये कहा गया कि चाचा भतीजे हमेशा से माफियाओं का साथ देते रहे हैं, इसलिए इन माफियाओं का साथ देने वालों का साथ आम जनता कभी नहीं देगी। बहस का मुद्दा आज का यही है। अवरल साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवरल साहब स्वागत है आपका। नसीम खान साहब समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नसीम साहब आपका स्वागत कर रहा हूं, आप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नसीम साहब सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर बड़ा कटाक्ष किया गया है और ये कहा गया कि पूरा परिवार ही, अभी तो चाचा भतीजे का नाम लिया गया, लेकिन रायबरेली में पूरे परिवार पर हमला बोला गया और कहा गया कि समाजवादी पार्टी आखिर माफियाओं का साथ क्यों देती है। उत्तर प्रदेश में अब माहौल ठीक है तो आखिर क्यों चाचा भतीजे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नसीम साहब देखिए, मैं आपसे साफ साफ बताऊं, समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री जी को बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी चाहिए अपने रिपोर्ट कार्ड पर। आप 10 साल से सत्ता में हैं और चुनाव आज उत्तर प्रदेश की दहलीज पर खड़ा हुआ है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर है। मतलब साफ साफ है कि चुनाव शायद समय से कुछ महीने पहले हो जाएगा, ये साफ साफ है। जब आप चुनाव के दौरान में खड़े हैं, चुनाव में आप जाने वाले हैं, तो जो 10 साल आप सत्ता में रहे हैं उसके बारे में बताइए कि आपने कितनी नौकरी दी, कितने वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे किए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी। चीनी लोगों के मतलब किचन से बाहर चली गई। रसोई गैस का सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन लग गई। यूरिया का खाद के कट्टे पे पैसे बढ़ा दिए गए और खाद में चोरी करके उसका वजन भी कम कर दिया गया। बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए। बिजली के स्मार्ट मीटर के नाम पर किसानों को लूट लिया गया। बिजली मंत्री ये कहते हैं कि अधिकारी हमें काम नहीं करने दे रहे, और अधिकारी बिजली मंत्री पर आरोप लगाते हैं। पूरी सरकार चरमराई हुई है। बहुत हुई गुंडई अब की बार भाजपा सरकार। आप ये कह करके सत्ता में आए थे, आखिर क्या हुआ? लगातार फेक इनकाउंटरों के सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ गोलियां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही, राजधानी के अंदर चल रही। अभी एक जो सीनियर जर्नलिस्ट है प्रज्ञा मिश्रा, उनकी बहन पर सरेआम बैंक के सामने गोली मारकर हत्या की गई। उसके पास हथियार कहां से आए? लगातार, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे आपका वाराणसी हो, चाहे आपका सहारनपुर हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, चाहे आपका हाथरस हो, चाहे कुंभा हो, चाहे आपका मतलब कोई सा डिस्ट्रिक्ट हो, कोई सा मंडल हो। फिर भी तो योगी आदित्यनाथ को जनता पसंद कर रही है। 2017 के बाद 2022 में फिर आ गए। मैं आपसे, देखिए सुनिए साहब मेरी बात, आप ऐसे योगी आदित्यनाथ जी को भी पसंद कर रही है और मोदी जी को भी पसंद कर रही है। मोदी जी भी प्रचंड बहुमत से लगातार आ रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे थे। ऐसी पसंद ईश्वर किसी को ना दे कि जिस पसंद के बाद उन्हीं का वोटर, उन्हीं के सपोर्टर उनको ऐसी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे कि हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को आज तक नहीं मिली है। यही हाल मोदी सरकार का, यही हाल योगी सरकार का। ऐसी बात, ऐसी पसंद किसी को ना दे। जब हम इस बात को कहते थे कि लालू यादव जी लगातार 10 साल सत्ता में थे, तो लालू यादव क्या अपने आप ऊपर से मुख्यमंत्री बन के आए थे? लालू यादव जी भी तो चुन करके आए थे। लालू यादव जी वोटों के माध्यम से आए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों जंगल राज कहती है, क्यों माफियाओं को राज समाजवादी को कहती है? समाजवादी भी तो प्रचंड बहुमत के साथ में लोगों की वोट से ही आई थी, उसी लोगों की वोट से आई थी जिन वोटों से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुनिएगा। लेकिन सुनिए मेरी कमेंट ले लूं अवरल साहब से, फिर आपके पास आऊंगा। हाँ, देखिए क्या होता है, जनता का फैसला होता है। जनता ने लालू यादव को भी चुना था, जनता ने अखिलेश यादव को भी चुना और जनता ने योगी आदित्यनाथ को भी चुना। तो जनता के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए नसीम खान साहब ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि जनता आक्रोशित है, जनता आप लोगों से नाराज है। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो 2027 में योगी आदित्यनाथ नहीं जीत पाएंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए माफियाओं के मुद्दे पर आक्रोशित इस वक्त योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेता हो रहे हैं। अविरल साहब ठीक है। नसीम साहब चलिए मैं आपके पास आता हूं, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। अविरल साहब से मैं दोबारा से जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए सर, ठीक बात है, बीजेपी से मैं ये सवाल जरूर लूंगा।
देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी के लिए कभी नहीं कहा, आप डिबेट में मेरे साथ पहले भी बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी मेहनत नहीं कर रही है, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उतनी मेहनत तो करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को जनता तक नहीं बता पाती। अब देखिए क्या हुआ, ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया और लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव इस वक्त बैठते भी हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कटाक्ष कर ही आप जीत पाएंगे? क्या है आपके पास मुद्दे? सड़क, पानी, बिजली या फिर छात्रों का मुद्दा? इन मुद्दों को आप जनता के बीच कब ले जा रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कि आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत कब होगी? क्या एजेंडा होगा? क्या रणनीति होगी? क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त ही आप लोगों के पास रह गया है। नसीम साहब, देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं इस बात को। आपने जो इस बात को कहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जनता से कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप विपक्ष में रहते हुए जब सरकारी ताकत आपके पास ना हो, तो जब आप जनता की कनेक्ट करके जनता की वोट ले लें और आप अपने अपने प्रदर्शन को दिन पर दिन बढ़ाते जाएं, तो इसका मतलब यह है कि सरकार के विरोध में, जिस सरकार के पास देखिए हर्ष भाई पूरी ताकत होती है, पूरा तंत्र होता है, योजनाएं होती है, महिलाओं को पैसा दे देंगे, लुभावने वादे होते हैं, तो सारे लुभावनी वादों की सरकार के पास ताकत होती है। उसके बाद विपक्ष के पास मतलब जनता से कनेक्ट करने के लिए एक सच्चाई चाहिए और ये भरोसा दिलाना पड़ेगा जनता को कि हम आपके भरोसे पे खरे उतरेंगे और सरकार आपके भरोसे पे खरे नहीं उतर रही है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2012 में हम 224 सीट के साथ में सरकार में थे और हम 2017 में घट करके 47 पर आ गए। हमारा वोट प्रतिशत 29% से 21% पर पहुंच गया 2017 में। ये हमारा सबसे गठबंधन, हमारी बहुमत की सरकार के बाद सबसे थर्ड क्लास प्रदर्शन था, क्योंकि मोदी जी केंद्र में सरकार बना चुके थे और योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे थे कि भाई मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, समाजवादी गुंडे माफियाओं की पार्टी है, और इन लोगों ने एक हिंदू मुसलमान करके आपस में नफरत बांट करके लोगों को भ्रमित किया और हमारा प्रदर्शन 224 से हम सीधा घट करके मेरे माफी के साथ सर प्लीज एक सवाल मैं पूछूंगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमने लोगों का साथ दिया, लोगों ने हमें चुना, 2012 की भी आपने बात की, लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन है? सिर्फ 3 मुद्दे सर आपके सामने रखूंगा और पूरा समय आपको दूंगा जब तक अविरल साहब नहीं जुड़ते हैं। पहला मुद्दा, देखिए राम मंदिर मुद्दे को लेकर आपने ब्राह्मण समाज को या फिर तमाम हिंदू समाज को बोला कि हम आपका मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरा, जब आरक्षणों को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण किसी की बपौती नहीं है। मैं सिर्फ पूरी विपक्षी पार्टी की बात करता हूं, अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर कई बातें कही। तीसरा सवाल, क्योंकि देखिए मुसलमानों का भी भरोसा आप पर है और मुसलमान को लेकर ये कहा जा रहा है कि आजम खान की वजह से मुसलमान आप लोगों से नाराज है, तो इन 3 वजहों से समाजवादी पार्टी फंसी हुई है। क्लियरेंस जनता को चाहिए कि समाजवादी पार्टी आखिर किसके साथ है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को साथ के आपको कुर्सी मिल जाएगी, क्योंकि तमाम जाति बिना बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती नहीं सर, चाहे कितना भी कोई कह ले कि विकास की बात कर लीजिए। आपसे इन 3 मुद्दों पर क्लियरेंस चाहता हूं नसीम साहब। हर्ष भाई, मुझे लगता है इस समय पूरी स्ट्रीम मीडिया को, यूट्यूबर्स को और जो गोदी मीडिया बैठी हुई है उन लोगों को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी केवल यादवों की और मुसलमानों के भरोसे बैठी है और इन्हीं दोनों कास्ट की पार्टी है, जिसको MY फैक्टर बोलते थे। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो लेकिन आप केवल मुसलमानों के सर, सवर्णों के आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे? या तो आप मुझे बोलने दें या आप मुझसे अपना सवाल कर लें बीच में। चलिए ठीक है, आप बोलिए। अविरल साहब से बस पूछ लेता हूं, उनकी आवाज आ रही है? नहीं अविरल साहब, मेरी आवाज नहीं, हर्ष भाई, आप ये काम ना करें कि आप अपना दिमाग का जो सोच है उसको डाल करके और मुझसे सवाल का जवाब ना दे दें, क्योंकि आपके दर्शक तो ये समझ लेंगे जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप मुझसे जवाब न लें। आपने मुझसे सवाल ही क्यों किया? आपने मुझसे सवाल, आपने मेरी पार्टी पर 3 बड़े आरोप लगाए। सुनिए तो सही, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैंने सवाल किया, जवाब दीजिएगा। अविरल साहब नहीं जुड़े थे, सिर्फ मैं उनकी आवाज चेक कर रहा हूं कि अविरल साहब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अविरल साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आप प्लीज बोलिएगा। ठीक है नसीम साहब, आप जवाब। बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज आ। हाँ अविरल, नसीम साहब जवाब दीजिए। तो 3 सवाल मैंने पूछे। देखिए, पहले तो पूरी मीडिया को ये कहना बंद कर देना चाहिए, इसमें सच्चाई नहीं है कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी केवल 2 मुसलमान और यादवों की पार्टी।
आज हम पीड़ित की बात कर रहे हैं, पीड़ित की बात कर रहे हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्रदेश के हर शोषित का विश्वास जीत रहे हैं और जीतने में कामयाब है। इसका सबसे बड़ा तथ्य है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि केवल दो धर्मों पे या दो कास्टों पे या कुछ चंद लोगों पर या कुछ पसंदीदा जात पर आप 37 सीट लोकसभा की नहीं जीत सकते। आप 2017 में समाजवादी पार्टी 47 सीट पर थी और जब योगी जी और मोदी जी एक हिंदू, मुसलमान और राम मंदिर की बात लेकर चल रहे थे, उस समय हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में 47 सीट से 111 सीट पर हम पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को जो 255 सीट मिली थी, कम से कम 60 सीट ऐसी थी उसमें जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिला अधिकारियों के माध्यम से जबरदस्ती जीतने का काम किया था, कम मार्जिन से जीती है। हमारा लगातार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिन ब दिन हर चुनाव में बहुत बड़ा है। हमने भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे ताकतवर भारतीय जनता पार्टी थी, उसको दूसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की वजह से नरेंद्र मोदी बहुमत की सरकार से निकल करके गठबंधन की सरकार पर आए, उनको बहुमत नहीं मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये कहना बंद करना चाहिए केवल ये मुसलमान यादवों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर तबके की पार्टी, हर शोषित की पार्टी है, हर आदमी की पार्टी। यादव और मुसलमान पारंपरिक वोट तो समाजवादी पार्टी का रहा है और इससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक बात है कि यादव और मुसलमानों से, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि यादव और मुसलमान हमें ना वोट करें, तमाम जातियां वोट करें, तो आप उससे भी नहीं जीत पाएंगे सर। यादव और मुसलमान, मैं आज ये कह रहा हूं, समाजवादी, सुन लीजिए, मैं आप यादव और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और 2022 के 2024 के प्रदर्शन के बाद कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जो दलित समाज की आज पसंद बनती जा रही है और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो रागनी सोनकर ब्राह्मण आपके लिए कुछ नहीं है? नहीं, ब्राह्मण भी है। मैं आप सबके मैं जो अपोजिट धाराओं में जो सवर्णों के आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण को छुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन सवर्णों के लिए आप एक शब्द नहीं कहते हैं, तो ब्राह्मणों की जो नाराजगी वो आपसे होगी ना फिर। अगर आप मुसलमान और यादव को लेकर ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमान और यादव छोड़ दे, तमाम लोगों को हमें चाहिए वोट देने के लिए, तो सवर्णों पर क्या? भाई, आरक्षण का सवाल जो नीति निर्धारित है वो सरकार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी से होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि दलितों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए तो समाप्त कर दें। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है ब्राह्मणों को आरक्षण देना चाहिए, दे दें। हमारी सोच क्या, हम ये बताते हैं आपको। हमारी सोच है कि दलित समाज का जो आरक्षण है वो बाबा साहब का दिया हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक रूप से देश चलना चाहिए। अगर किसी को नरेंद्र मोदी 10 साल सत्ता में रहने के बाद, ठीक है, समझे नहीं। देखिए, मैंने ये सवाल नहीं किया, मेरा सवाल इतना है, आपने ठीक कहा कि चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर विराजमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फैसले लेने होंगे। सवाल आपसे है कि आप किसके साथ खड़े हैं भाई? आप दलितों के साथ खड़े हैं, ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि अभी सवर्ण समाज ये कह रहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव राम मंदिर मुद्दे पर ब्राह्मणों की बात करते हैं, संत समाज की बात करते हैं, तो संत समाज भी आज प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहा है। या तो आप धोखेबाजी सवर्ण समाज के पास कर रहे हैं या फिर आप दलित समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के हर पीड़ित के साथ है। ब्राह्मण समाज के जो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं उसकी लगातार आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं और हम, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सरकार के अंदर, ठीक है अविरल साहब, नसीम साहब से मैंने कई सवाल पूछे हैं और उन्होंने एक एक करके जवाब दिया है। आपसे सवाल है, वो कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर हम सभी के साथ हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि माफिया शब्द का इस्तेमाल अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी आवाज नहीं उठा रही और आम जनता की आवाज समाजवादी पार्टी बन रही है। अविरल साहब, हर्ष भाई मुझसे ही बात कर ले। अविरल साहब बड़े प्रवक्ता हो गए हैं और वो शायद बीच बीच में गायब हो जाते हैं और या उनके पास जवाब देने के लिए। अविरल साहब, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। आज तो नसीम साहब को पूरा टाइम मिल गया और नसीम साहब ने बड़े हमले बीजेपी पर किए हैं और उसका जवाब आपको कहीं ना कहीं अगले एपिसोड में देना पड़ेगा। नसीम साहब, आ रहा हूं। अविरल साहब, फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि आपकी आवाज मेरे तक क्लियर आ जाए। आप दोबारा भी जुड़िएगा, एक बार रिक्वेस्ट है आपसे। नसीम साहब, चलिए ठीक है, अब बीजेपी तो आपसे सवाल नहीं कर पाई, ना आपके सवालों का वो जवाब दे पाई क्योंकि अभी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। नहीं तो अविरल साहब आपसे जरूर सवाल पूछते, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं सवाल पूछता हूं, ठीक है? इस वक्त छात्रों का मुद्दा चल रहा है सर। बस एक सीधा सा सवाल है कि अगर छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है तो अखिलेश यादव झारखंड क्यों नहीं गए?
और दिल्ली के अंदर अगर पत्रकारों को पीटा गया तो उन पत्रकारों के साथ आखिर अखिलेश यादव क्यों खड़े नहीं हुए, क्यों बार बार एक ही मुद्दे पर खड़े रहे कि नहीं गोदी मीडिया, क्योंकि तमाम जितने भी पत्रकार थे, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, टीवी चैनल्स हों, आपने देखा कि किस तरीके से अभद्रता हुई, कपड़े फाड़े गए, और उसकी निंदा भी अखिलेश यादव को करनी चाहिए थी। नसीम साहब, झारखंड का मुद्दा और पत्रकारों का मुद्दा। हाँ चलिए ठीक है अवरल साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो सवाल दोहराऊं या फिर आप उसी का जवाब देंगे? मैंने पूछा, नसीम खान साहब ने एक करके आप मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आप दीजिए, जवाब दीजिए, शायद डीले आवाज जा रही है, लेकिन आप देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जनता के मूड का, समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी के साथ जो जनता करेगी उसका, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इस बार जा रही है, कहीं ये नहीं जीतने जा रहे हैं, जहां इनके विधायक थे वो भी जा रहे हैं इस बार। मैं कहता हूं अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा वहां भी, क्योंकि आपने कहा था जनता के मुद्दे उठाना, कोई जनता का मुद्दा समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही है। ये पीडीए की फॉर्मूले रोज बदलते हैं, रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं, रोज पीडीए की डेफिनेशन बदलते हैं, रोज परिवर्तन लाने का काम करते हैं उस डेफिनेशन में। तो मैं सोचता हूं जनता इन्हें लेके गंभीर किसी रूप में नहीं है। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से आवाम की बात की जाए, गरीब की बात की जाए, शोषित की, मजलूम की बात की जाए, और किस तरीके से रोजगार देने का काम किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से, ईमानदारी के साथ योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम चल रहा है, और वो स्पष्ट रूप से हर चीज नजर भी आ रहा है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय इनकी राजनीति का, ये किसी प्रकार से राजनीति ना करें, क्योंकि जनता सब देख रही है, पब्लिक बहुत इस चीज को लेकर गंभीर है, समझ रही है, जान रही है, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। आपने कहा था मुद्दे उठा रही है जनता के, समाजवादी पार्टी के लोग कोई जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, कोई असली मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, केवल राजनीति करने के लिए, अपने पॉलिटिक्स करने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे जनता के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, 0% इंपैक्ट है। ठीक है नसीम साहब, आखिरी में मारा लेकिन तीर निशाने पे लगा है आप पर अवरल साहब का। हर्ष भाई, मुझे हंसी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल भाई ने खुद सच्चाई बयां कर दी। आप इनका वीडियो सुन लीजिएगा, ये भी आपका बाद में रिवर्स करके वीडियो सुन ले। इन्होंने वो सच्चाई कह दी जो प्रदेश की सच्चाई समाजवादी पार्टी कह रही है। इन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा समाजवादी पार्टी जा रही है, अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा, सवेरा निकलेगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया। 10 साल से आप हुकूमत में होने के बाद अब फिर ये कह रहे हो कि अंधेरा हटेगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश 10 साल से अंधेरे में आता पड़ा है, अंधेरे में डूबा पड़ा है। आपने कहा सवेरा निकलेगा, इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल उत्तर प्रदेश को अंधेरे में डुबाने का काम किया। आपने कहा कमल खिलेगा, इसका मतलब है 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कमल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, कमल खिलेगा। ये बात इन्होंने सरकार में रहते हुए बोल दी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। इसका मतलब अंदर से इनके मन में है कि कमल डूबा हुआ है, अंधेरे में डूबा हुआ है प्रदेश, और इनका कमल का निशान भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा हुआ। ये सच्चाई इन्होंने अपने मुंह से बयां कर दी, और निश्चित रूप से कमल डूबेगा। अंधेरे में जो उत्तर प्रदेश को डाला हुआ है वो निकलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप देर से जुड़ पाए, थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, कुछ कहेंगे, एक आध तीर और मारेंगे या फिर मैं क्लोज करूं? अवरल साहब जल्दी से आप इनको सुनवा दीजिए, इनको सुनवा दीजिए। इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और कमल वहां खिलेगा। अरे भाई 10 साल में आप वो कहां से अंधेरा हटेगा? 10 साल में आप बैठे हुए हो, 10 साल में आप बैठे हुए हो, वहां भी कमल खिलेगा। अरे 10 साल में आप बैठे हुए कैसे? जहां विधायक थे वहां भी कमल खिल रहा है। चलिए ठीक है नसीम साहब, कहां कमल खिलेगा और कहां आप लोग लाल टोपी पहन के जाएंगे और जनता आपको स्वीकार करेगी, ये तो 2027 का वक्त बता पाएगा, लेकिन फिर आपको जरूर मैं ये मंच प्रदान करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अवरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मेरे साथ जुड़े। फिलहाल जनता सब जानती है और पब्लिक का मूड क्या रहेगा 2027 में, ये तो पब्लिक तय करेगी, लेकिन ये मुद्दे उठाने जरूरी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। कल फिर खास मेहमान होंगे, बात पते की होगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।